जैसे कि हमने बताया कि L-selectin इज अ प्राइमरी मॉलिक्यूल फॉर द इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन इटसेल्फ मॉलिक्यूलर सेलुलर इंटरेक्शन है ना। इम्प्लांटेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर और सेलुलर लेवल पर जो इंटरेक्शन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट और बिटवीन मैटरनल साइड, जो मैटरनल साइड यानी कि एंडोमेट्रियल सरफेस। तो L-selectin है, प्राइमरी मॉलिक्यूल है फॉर द इम्प्लांटेशन। उसके बाद ERBB4, व्हाट इज दिस? ERBB4 यह एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिसेप्टर फॉर whom, मतलब ये किसके लिए रिसेप्टर है? एक्चुअली ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर है HBEGF के लिए। HBEGF जो है ये आपका हिपेरिन बाइंडिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक फैक्टर है ना। एक्चुअली आप इसको मान के चलिए कि दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो कि इसका रिसेप्टर ये ERBB4 है। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और यह कहाँ प्रेजेंट है? मैटरनल साइड पे। देखिए आप कलर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बी फिक्स्ड ऑन दिस। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? पहले हम ERBB4 को डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने जैसे बताया दिस इज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और हाई एफिनिटी रिसेप्टर होता है फॉर द HBEGF विच इज प्रेजेंट ऑन द मैटरनल साइड। ये ब्लास्टोसिस्ट की सरफेस पे है ऑब्वियसली, और इसका काम होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेगमेंट्स बनाएगा। ठीक है, एक डायग्राम में आपको दूसरा एक बार फिर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें कुछ फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, यही फ्रेगमेंट्स इसमें एम्बेड होंगे, है ना। तो ये फ्रेगमेंट्स क्यों अराइज हो रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द ERBB4। ठीक है, उसके बाद हम मैटरनल साइड पर आएंगे तो वहां पे हमें दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहला आपको दिख रहा है इंटीग्रिन्स। ठीक है, इंटीग्रिन्स जो है यहाँ पे अल्फा V बीटा 3। देखिए ये जो इंटीग्रिन है ये है अल्फा V बीटा 3। ये एक रिसेप्टर की तरह काम करता है और यहाँ जो इंटीग्रिन है ये सेल सरफेस एडेशन रिसेप्टर की तरह काम करेगा, यानी कि सेल की सरफेस पर एडेशन होने के लिए ये एक्ट करता है। और एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन इसका एक्सप्रेशन जो है वो एलिवेट हो जाता है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है तो यही जो इंटीग्रिन है जिसका नाम क्या है अल्फा V बीटा 3, इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, है ना। इम्प्लांटेशन के टाइम ये एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिख रहे हैं पिनोपोड्स एंड ऑस्टियोपोंटिन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी एज ए मार्कर की तरह काम करते हैं। मार्कर मतलब दिस स्ट्रक्चर द कॉन्सेप्टस और ब्लास्टोसिस्ट, कॉन्सेप्टस एक्चुअली आफ्टर 10 days कॉन्सेप्टस हम बोलते हैं इसे। तो यह इट शुड बी अटैच्ड ऑन स्पेसिफिकली दिस साइड, उसके लिए पिनोपोड्स और ऑस्टियोपोंटिन जो है वह एक मार्कर का काम करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी, मतलब वो रिसीव करने के लिए इम्प्लांटेशन पोटेंशियल उसका कितना है, वो इन्हीं दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। कई बार एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है कि अगर पिनोपोड्स या ऑस्टियोपोंटिन एंडोमेट्रियम सरफेस पे कम है तो उन महिलाओं के कम चांसेस, उन फीमेल्स के कम चांसेस रहते हैं इम्प्लांटेशन के। इस तरह से ये कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हार्मोनल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन के टाइम एंडोमेट्रियम की सरफेस पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर है वो एक स्पेसिफिक साइट पर उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से रिसेप्टर हैं? जैसे एस्ट्रोजन के लिए ER अल्फा और ER बीटा रिसेप्टर होते हैं, उसी तरह प्रोजेस्टेरोन के लिए PRA और PRB रिसेप्टर होते हैं एंडोमेट्रियल सरफेस पर। और ये दोनों रिसेप्टर एक स्पेसिफिक साइट पर एंडोमेट्रियम में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये भी वही फंक्शन करते हैं कि ये जो कमिंग ब्लास्टोसिस्ट है ये उसी स्पेसिफिक साइट पर आकर अटैच्ड हो जाए। बार बार मैं एक स्पेसिफिक साइट बोल रही हूँ, उसका कारण ये है कि अगर आपको पता हो अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ इम्प्लांटेशन,
तो हम जानते हैं कि अगर यह जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है, यदि ये इधर आके कहीं अटैच हो जाए या दूसरे साइड पर अटैच हो जाए और वहां पे ये डेवलप होने लगे, तो वो उस तरह की पोजीशन जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी और थोड़े ही दिनों बाद मिसकैरेज हो जाएगा। दैट्स वाई इम्प्लांटेशन एक स्पेसिफिक साइट पर ही होना चाहिए, और इस इम्प्लांटेशन एक स्पेसिफिक साइट पर हो, उसी के लिए जो इतना मॉलिक्यूलर सेलुलर लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और हार्मोनल जो इफेक्ट है वो कंडक्ट होता है विद इन द यूटेरस। नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देखें, देखिए ये उसी जो भी मैंने अभी तक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं वे रिटन फॉर्म में है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा कि हाँ इम्प्लांटेशन एक स्पेसिफिक साइट पर किस तरह से हो रहा है कंडक्ट। अब हम आते हैं इस स्ट्रक्चर पर। जैसे मैंने अभी बताया कि सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट अराइज हो रहा है साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। अब फंक्शन कैसा होता है, अगर हम दोबारा यहाँ जाएं इस स्ट्रक्चर पर, देखिए इफ द प्रेगनेंसी अटेन है ना, प्रेगनेंसी अटेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूटेराइन वॉल पर ये कंसेप्टस जाके अटैच हो गया है, ठीक है। उस जितने टाइम में प्रेगनेंसी रहती है उस समय मेंसेस साइकिल स्टॉप हो जाता है, मेंसेस कंडक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उसका कारण हम जानेंगे, क्योंकि जब तक उसके लिए हम इस डायग्राम पे आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अटेन, तो ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। जब आफ्टर द 10 डेज, अराउंड 10 डेज, ये इट इज कॉल्ड कंसेप्टस, ठीक है। ये जब अटैच होगा यहाँ पर तो ये इट पर्टिकुलर इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका एक्चुअली सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, सॉरी, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करती है। वैसे तो ये दो और हार्मोन रिलीज करेगी, पर अभी हम बात करते हैं HCG। जब ये HCG रिलीज करते हैं सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, तो ये HCG ओवरी में पहुंचता है और वहां पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको रिग्रेशन होने से, उसका खत्म होने से उसको रोकता है। उससे क्या होगा, देखिए उसके लिए हमें कॉर्पस लुटियम का थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा कि कॉर्पस लुटियम जो है वह ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल वह प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, ये जो एंडोमेट्रियम के दो लेयर हैं, स्पेशली स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, इनको बनाए रखना, ठीक है। पर जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर होता जाता है उसका टाइम पीरियड, तो बाद में धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो श्रिंक होता जाता है और खत्म हो जाता है, और जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का सप्लाई एकदम से बंद हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सप्लाई बंद होगा तो यहाँ पे जितने भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं, वेसल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, है ना। दे आर नो मोर सर्व फॉर द सर्कुलेशन। जैसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो यहाँ पे नेक्रोसिस होगा इन दो लेयर में, और ये लेयर झड़ जाएंगी, ठीक है। विद इन 2 डेज ये नेक्रोसिस होगा और कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ये लेयर्स, और यहाँ पे ये झड़ जाती हैं। बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी अटेंड हो जाती है और जैसे ही कॉन्सेप्टस इस पर अटैच होता है यूटेराइन वॉल पर, देन द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो इसकी है वो स्टार्ट कर देती है HCG का सेक्रेशन, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन। आपको याद होगा कि इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, कंफर्म होता है। जब HCG यूरिन में पास आउट होता है उससे टेस्ट करके प्रेगनेंसी कंफर्म होता है। अब ये HCG पहुंचेगा इन द ओवरी, और वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा, जिससे कि वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहे, और यहाँ पे जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो पूरे टाइम ओपन रहें, और ये जो दो लेयर हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ये मेंटेन रहें और ये झड़े ना, क्योंकि ये मेंटेन रहेंगी तभी ये इस पर अटैच रहेगा और मिसकैरेज नहीं होगा, ठीक है, और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली कंडक्ट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल भी है।
कंसेप्टस जो है वो HCG हार्मोन रिलीज करता है, और जो दो लेयर्स हैं आपकी स्ट्रेटम, एक मिनट, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, ठीक है, और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, एक्चुअली दीज आर स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये दोनों लेयर फंक्शनल लेयर हैं, यही दो लेयर जो हैं वो इम्प्लांटेशन का फंक्शन कंडक्ट हो रहा है इन्हीं में, तो उनको फंक्शनलिस भी कहा जाता है। और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुई है तो ये शेड ऑफ हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी अटेन है तो दे हैव अ फंक्शनल वैल्यू, दैट्स व्हाई स्ट्रेटम फंक्शनलिस भी इनको बोलते हैं, और यहाँ पे ये आके कंसेप्टस अटैच हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि जैसे ही कंसेप्टस अटैच होगा तो यहाँ पे मैटरनल पार्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, और जो डेसिडुआ लेयर्स बनेंगी, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस और डेसिडुआ वेरा। जब मैटरनल एंडोमेट्रियम में चेंज आ रहा है और डेसिडुअल लेयर बन रही हैं, जैसे ही कंसेप्टस अटैच हुआ तो इस चेंज को हम कहते हैं डेसिडुअलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इस प्रक्रिया को कहते हैं डेसिडुअलाइज होना, कि इसके कंसेप्टस के इफेक्ट की वजह से मैटरनल साइड में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अगर देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि किस तरह से, देखिए कोरियन फ्रंडोसम, ये आपको विलाइज अच्छे से दिख रही होंगी इस डायग्राम में। डेसिडुआ बेसिलिस, जो बेसल स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम का, यहाँ पे एक योग सेक डेवलप हुआ है डेवलपिंग एम्ब्रियो में कंसेप्टस में, ये यूटेराइन ट्यूब्स है। दिस इज द एलेंटॉइस, जो कनेक्शन है ना, शाफ्ट के थ्रू बनता है। ये कोरियोनिक कैविटी है दिस, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द डेसिडुआ पेराइटेलिस। कोरियन लेबी, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जो कैप्सूल चारों तरफ बन रहा है दिस इज अ डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो हमें एमनियन के अंदर दिख रहा है। दरअसल में क्या होता है कि सारे सेल्स इधर एक्यूमुलेटेड हैं, तो वो धीरे धीरे एम्ब्रियो की चारों तरफ एक और स्ट्रक्चर बनाएंगी जो कि एमनियन होगा। तो जिस तरह से मैटरनल साइड में चेंज आया तो फीटल साइड में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो फीटल पार्ट है, अभी हमने मैटरनल पार्ट पढ़े कि वो तीन डेसिडुअलाइजेशन हो रहा है और वो तीन तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है। तो फीटल पार्ट में हम देखेंगे कि फीटल पार्ट जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से एक्चुअली डेवलप हो रहा है, और उसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा है, और जोना पेल्यूसिडा जो है धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, और वहां पर फिर उससे हैच आउट होता है एम्ब्रियो, है ना। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही डेसिडुअलाइजेशन होगा, है ना, यूटेराइन जो वॉल है, एंडोमेट्रियम जो वॉल है, वो देयर सेल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोजन एंड लिपिड, है ना, क्योंकि नरिशमेंट भी चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है कि जैसे इम्प्लांटेशन अगर होता है तो यूटेराइन वॉल जो है उनकी लेयर से ग्लाइकोजन, उनकी सेल्स से सॉरी, ग्लाइकोजन और लिपिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ पे एक सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल भी हम लेयर भी हमने पढ़ी थी कि जिसका प्रोट्रूजन हो रहा था, वो बाहर की तरफ निकल रही थी, एंड दे आर स्टार्टिंग एम्बेडेड इनटू द यूटेराइन वॉल। वो यूटेराइन वॉल में एम्बेड होना शुरू हो जाती हैं, अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वह पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई को फॉर्म करेंगी। तो जैसे ये कि कोरियन है ना, कोरियन स्ट्रक्चर है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना है। देखिए दो मेसोडर्म होती है एम्ब्रियो में ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंड इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है उससे कोरियन जो है वहां पे दो तरह के और साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर्स बन रही हैं। तो पहले ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बनाएगी, ठीक है, ये प्लेसेंटल साइड है, दिस वन इज द प्लेसेंटल साइड। और ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं ये कौन से स्ट्रक्चर है, कंसेप्टस के स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग फीटस के स्ट्रक्चर है। तो पहले प्राइमरी कोरियोनिक वाइलस बनाएगी, देन सेकेंडरी कोरियोनिक वाइलस बनाएगी, ठीक है, और फिर टर्शरी यानी कि ये ब्रांच्ड होती जाएगी, कौन, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ब्रांच्ड होती जाएगी तो बीच बीच में एक
लेक्यूना ये फॉर्म करते जाएगी बीच बीच में। एक खाली जो स्पेसेस हैं, स्पेस बोलेंगे हम एक्चुअली, खाली तो नहीं, उसमें सब ब्लड सप्लाई रहेगी, जो स्पेसेस को फॉर्म करते रहेगी। और जैसे जैसे ये एम्बेड करेगा विद इन द मैटरनल साइड, तो देखिए यहाँ पे मैटरनल ब्लड वेसल्स जो है वो कांटेक्ट में आएंगी विद द लेक्यूना। लेक्यूना के कांटेक्ट में मैटरनल ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर घुस जाएगा प्लेसेंटल साइड पर, डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर प्रोट्रूड करेगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। और इस तरह से सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से टर्शियल क्रोनिक वायलस फॉर्म होंगे। अब देखिए, अगर हम टर्शरी कोरियोनिक वायलस को देखें तो वह इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ये देखिए किस तरह से वो मल्टीपल ब्रांच्ड हो जाएगा, है ना। और इसको और इलेबोरेट करके हम देखें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मैटरनल साइड के ब्लड सप्लाई है, ठीक है। दीज आर मैटरनल वेन्स, दीज आर मैटरनल आर्टेरीज। और यहाँ पे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट की वजह से ये जो टर्शरी वायलस बने हैं वो किस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। और जहाँ पे ये ब्लड इनके कांटेक्ट में आ रहा है, एक्चुअली इट्स अ लेक्यूना, ये लेक्यूना है, ठीक है। लेक्यूना तो फॉर्म हो ही रहा है, साथ साथ में इस तरह के एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। और इस तरह से बीच बीच में पार्टीशंस होते हैं, और कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट पार्टीशन, है ना। यानी कि ये जो टर्शरी विलाई है ये कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम द कंसेप्टस यानी कि डेवलपिंग फीटस से आ रही हैं। और यहाँ पे ये इस तरह के पार्टीशन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेक्यूना, ये जो सेक्शन है ये लेक्यूना है, लेक्यूना इनके एक्चुअली ऊपर है। लेक्यूना में ब्लड एंटर करेगा, ठीक है, और वो फोर्सफुली फिर यहाँ इन सेक्शन में एंटर करेगा मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मैटरनल साइड से ब्लड आएगा और वो फोर्स से इस सेक्शन में एंटर करेगा, ठीक है। जैसे इस सेक्शन में वो एंटर करेगा तो फोर्सफुली वो कांटेक्ट में आएगा, बट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो टर्शरी विलाई है, क्योंकि यहाँ ब्लड फोर्सफुली आ रहा है पर बाहर जाने का इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो ये क्या होगा कि फिर वापस की तरफ वापस जाएगा। पर जितनी फोर्स से ये आया है, क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रही है, तो ये वापस जाएगा। तो यहाँ इसके मदर की तरफ से ब्लड सप्लाई आने और उसके वापस जाने के बीच में ये इन विलाइज को टाइम मिल जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेस एक्सचेंज। और यहीं पे विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मैटरनल और कंसेप्टस के बीच में न्यूट्रिशन एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। आप जानते हैं कि मैटरनल साइड से आईजीजी इम्यूनो ग्लोबुलिन्स हैं, वो भी मैटरनल साइड से बच्चे को मिलते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलते हैं। साथ ही दूसरे एक्सचेंज भी होंगे, जैसे हार्मोनल एक्सचेंज है, और वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से इम्प्लांटेशन के बारे में मैंने जो भी बताया है वह यहाँ पे एक रिटर्न फॉर्म में है, तो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए वो हेल्प करेगा। आप एक डायग्राम, जो भी हमने डायग्राम डिस्कस करे हैं उनके साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंटर होगा और फर्दर न्यूट्रिशन और हार्मोनल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बुक से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक रीडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरा। वीडियो से आपको हेल्प मिल सकता है, पर एट लास्ट फॉर डेवलपिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स। थैंक यू।